हाय, वेलकम टू चार्टर्ड विजडम। आज की वीडियो में आईटीसी फॉर्म्स को फाइल करना सीखेंगे। जितने भी तरीके के आईटीसी फॉर्म्स हैं उनसे रिलेटेड रूल्स को कवर करेंगे और साथ ही साथ सेक्शन 18 जो कि बात करता है स्पेशल केसेस में आईटीसी कैसे मिलेगा, कौन कौन से वो स्पेशल केसेस होंगे उनको भी कवर करेंगे। तो इस सीरीज की है क्लास नंबर 16। इस सीरीज में जितनी भी टॉपिक्स जीएसटी के अंदर है उनके ऊपर डिटेल्ड वीडियोस आपको मिलती रहेगी। तो चार्टर्ड विजडम को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए। अगर आप इस कोर्स में रजिस्टर करना चाहते हैं, इसकी फीस सिर्फ 499 रुपये है। वन टाइम फी है 499 रुपये की। अब क्या बेनिफिट मिलेगा? जो भी पर्सन रजिस्टर करेगा इस कोर्स में, जिस दिन रजिस्टर करेगा उससे आने वाले 6 महीने तक हर संडे के दिन लाइव क्लास में जुड़ने का मौका मिलेगा। क्या होगा इस लाइव क्लास में? आप अपनी जीएसटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। आपको जीएसटी के रिटर्न फाइलिंग में, फॉर्म फाइलिंग में, या कोई भी आपको समस्या आ रही है वो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, आपको प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा और सबसे इंपॉर्टेंट, जीएसटी में जो भी नई अपडेट्स आती हैं हम केस लॉज डिस्कस करते हैं। आपको केस मटेरियल दिया जाएगा जिससे कि आप जीएसटी के अंदर एक्सपर्ट नॉलेज गैदर कर सकते हैं। और इस नॉलेज का टेस्ट कब होगा? 6 महीने के बाद एक ऑनलाइन बेसिस पे एग्जाम होगा जिसे आप अपने घर से दे सकते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर बेस्ड होगा। अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करेंगे तो आपको मिलेगा एडवांस जीएसटी सर्टिफिकेट। अगर आप जीएसटी वाकई में सीखना चाहते हैं और 499 रुपये अफोर्ड करते हैं, डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन का लिंक दे रखा है। इस फॉर्म के अंदर पेमेंट कैसे करनी है और इस कोर्स की पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो सेक्शन 18 के अंदर वो स्पेशल केसेस दे रखे हैं जहां पर हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। देखिए, कोई भी पर्सन जब रजिस्ट्रेशन करता है जीएसटी के अंदर, तो या तो वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, यानी कि जीएसटी के अंदर ये मैंडेटरी है कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर आप कुछ कंडीशन पूरी कर देते हैं। वो कंडीशन क्या होती हैं जब रजिस्ट्रेशन वाली क्लास में आएंगे तब डिटेल में कवर करेंगे। या तो वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होगा या वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन होगा जहां पर कोई कंपल्शन नहीं है, लॉ के अकॉर्डिंग ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो पर्सन है वो अपनी मर्जी से जीएसटी के अंदर रजिस्टर होता है। तो जब कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है उसमें रिक्वायरमेंट ये होती है कि जिस दिन वो कंपलसरी हुआ है रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो जिस दिन वो कंडीशन फुलफिल हो गई, उसे हम कहते हैं डेट ऑफ लाइबिलिटी। जिस दिन वो डेट ऑफ लाइबिलिटी अराइज हो जाती है उसके 30 डेज के अंदर हमें रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो क्लॉज ए में क्या कहा गया कि अगर कोई पर्सन जीएसटी के अंदर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेता है तो जिस दिन उसकी डेट ऑफ लाइबिलिटी अराइज हुई है उसके 30 डेज के अंदर अगर उसने रजिस्ट्रेशन ले लिया है और फिर उसे रजिस्ट्रेशन मिल भी जाता है, यानी कि उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट भी हो जाता है, तो जिस दिन उसकी डेट ऑफ लाइबिलिटी अराइज हुई थी उससे एक दिन पहले वाली जो डेट होगी, उस डेट पे जितना उसका स्टॉक था, यानी कि गुड्स का स्टॉक था, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस या फिनिश्ड मटेरियल हो, उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात ये ध्यान में रखने वाली है कि स्टॉक में जो कैपिटल गुड्स हैं उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्या होते हैं कैपिटल गुड्स? हमने ऑलरेडी कवर किया था पुराने लेक्चर्स में। कैपिटल गुड्स का मतलब ऐसे गुड्स जब आप परचेस करते हैं तो रीसेल की पर्पस से नहीं परचेस करते, आप अपनी बैलेंस शीट में उसे फिक्स्ड एसेट के तौर पे दिखाते हैं, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, उस एसेट को हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। जैसे आपके लिए कंप्यूटर, लैपटॉप, एयर कंडीशनर, फर्नीचर, ये सारे कैपिटल गुड्स हैं। तो कैपिटल गुड्स के ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। अच्छा, वो एक एग्जांपल ले लेते हैं तो और क्लैरिफाई हो जाएगा। मान लेते हैं कि एक पर्सन है जिसकी डेट ऑफ लाइबिलिटी, यानी कि जो कंडीशन फुलफिल उसने कब करी रजिस्ट्रेशन के लिए, मान लेते हैं कि 1 जून को उसकी लाइबिलिटी अराइज हो गई रजिस्ट्रेशन के लिए, और उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कब किया? 30 डेज के अंदर करना है। तो मान लेते हैं 28 जून, जो कि 30 दिन के अंदर है, उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। अब उसे रजिस्ट्रेशन ग्रांट भी होना चाहिए, थर्ड कंडीशन है। तो मान लेते हैं कि 5 जुलाई को उसको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। हालांकि रजिस्ट्रेशन 5 जुलाई को मिला है,
लेकिन 1 जून से क्या था, पहले वाली डेट, तो 1 जून से पहले वाली डेट क्या थी, 31 मई। तो 31 मई को उसके पास जो स्टॉक होगा उसके ऊपर वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। हालांकि ये जब ये स्टॉक उसने परचेस किया था, वो कब परचेस किया था, जब वो अनरजिस्टर्ड पर्सन था। जब वो अनरजिस्टर्ड पर्सन रहते हुए उसने अगर कोई सामान परचेस किया था, उसके ऊपर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। कंडीशन एक और है कि भाई सेक्शन 18(2) ये कहता है कि ये जो आपने सामान खरीदा था इसका आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, और ये इनवॉइस 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, नॉट ओल्डर देन 1 ईयर। यानी कि जिस दिन आप ये स्टॉक टैली कर रहे हैं, तो स्टॉक हम कब का लेंगे, 31 मई का लेंगे। तो 31 मई को जो स्टॉक आपका है वो स्टॉक आपने 1 साल से पहले नहीं परचेस किया होना चाहिए, यानी कि पीछे 1 साल में आपने अगर उसे परचेस किया है, और जब आप इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करेंगे तो वो आप रूल 41 के अकॉर्डिंग क्लेम करेंगे। तो जब रूल 41 आएंगे तो उसमें हम और डिटेल में समझेंगे। तो क्लॉज ए क्या कहता है कि अगर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, जिस दिन आपकी डेट ऑफ लायबिलिटी अराइज होती है उससे 1 दिन पहले आप अपना स्टॉक देख लीजिए, कैपिटल गुड्स को इंक्लूड मत करिएगा, और वो स्टॉक पिछले 1 साल में अगर आपने खरीदा है उसके ऊपर जितना भी आपने टैक्स पे किया है उसे आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। अब जो क्लॉज बी है वो बात करता है वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वहां तो कोई डेट ऑफ लायबिलिटी होती ही नहीं है। तो डेट ऑफ जब लायबिलिटी नहीं होती तो उसमें कौन सी हम डेट लेंगे, डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस दिन हमें रजिस्ट्रेशन मिला है। तो उस रजिस्ट्रेशन से 1 दिन पहले वाली डेट, तो 1 दिन पहले वाली क्या होगी, 4 जुलाई। 5 जुलाई को रजिस्ट्रेशन मिला तो 4 जुलाई को हमारे पास जितना स्टॉक है, सिमिलरली उसमें भी हम कैपिटल गुड्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, और वो स्टॉक पिछले 1 साल में, वो 1 साल कब से काउंट होगा, 4 जुलाई से काउंट होगा। पिछले 1 साल में हमने परचेस किया होना चाहिए, उसका इनवॉइस हमारे पास जरूर होना चाहिए, उसका हम इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। एक बार सेक्शन रीड कर लेते हैं। तो 18 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए क्या कहता है, पर्सन हु हैज अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट, यानी कि जीएसटी के अंदर, और कब अप्लाई किया, 30 डेज के अंदर। ये 30 डेज कब से काउंट होंगे, फ्रॉम द डेट जिस दिन उसकी लायबिलिटी अराइज होती है। और थर्ड कंडीशन ये है कि उसको रजिस्ट्रेशन भी मिल जाता है, तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। स्टॉक के ऊपर सेमी फिनिश्ड गुड्स हो या फिनिश्ड गुड्स हो, कब का स्टॉक देखेंगे, ऑन द डे इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डे, जिस दिन उसकी लायबिलिटी अराइज हुई है उससे 1 दिन पहले का स्टॉक आप देखेंगे, उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। उसी तरीके से क्लॉज बी कहता है जिसने रजिस्ट्रेशन लिया है, सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 25, इसे हम वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन कहते हैं। अब जब सेक्शन 25 करेंगे तो डिटेल में समझ लेंगे कितने तरह के रजिस्ट्रेशन होते हैं। तो वो भी अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक, सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स, ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट, जिस दिन ग्रांट हुआ है रजिस्ट्रेशन उससे 1 दिन पहले वाली डेट को जो भी स्टॉक था उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया जा सकता है। कैसे क्लेम करेंगे, एज पर रूल 41। उसके लिए हम देखेंगे भी कि कौन सा फॉर्म फाइल करना है, कैसे फाइल करना है, क्या डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। और थर्ड सिचुएशन जो 18 सेक्शन के अंदर आती है वो क्या है, वेयर एनी रजिस्टर्ड पर्सन सीजेस टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10। अगर आपने पुराने वाले लेक्चर्स कवर किए हैं तो आपको पता होगा सेक्शन 10 किसके लिए होता है, सेक्शन 10 होता है कंपोजिशन स्कीम के लिए। अगर कोई पर्सन कंपोजिशन स्कीम में पहले टैक्स पे करता था, उसकी लायबिलिटी खत्म हो चुकी है कंपोजिशन स्कीम में, यानी कि वो रेगुलर स्कीम में आ गया। अगर कोई पर्सन कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर स्कीम में कन्वर्ट होता है, क्योंकि आपको पता है कंपोजिशन स्कीम में हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट तो मिलता नहीं है, लेकिन जब रेगुलर स्कीम में आएगा तो रेगुलर स्कीम में तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। तो जिस दिन उसने कंपोजिशन स्कीम को छोड़ा था, ही शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक, सेमी फिनिश्ड, फिनिश्ड गुड्स, और यहाँ पर जो कैपिटल गुड्स है उसके ऊपर भी आपको बेनिफिट मिलेगा आईटीसी का, क्योंकि आप ऑलरेडी रजिस्टर थे। हालांकि आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर थे, लेकिन आप रजिस्टर्ड थे जीएसटी के अंदर पहले, इसीलिए आपको कैपिटल गुड्स का बेनिफिट जो उसके ऊपर आईटीसी है वो भी आपको यहाँ मिलेगा। अब कैपिटल गुड्स में लेकिन आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, वो एडजस्टमेंट कैसे करनी है वो भी हम आगे देखेंगे। और ये स्टॉक किस डेट का आप लोगे, जिस दिन
ऑन द डे इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट फ्रॉम विच ही बिकम्स लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 का मतलब रेगुलर स्कीम। तो आसान भाषा में कहे, कंपोजिशन स्कीम का जो आखिरी दिन था, जिस दिन कंपोजिशन स्कीम खत्म हो रही थी उसका आखिरी दिन था, उसी दिन जितना भी स्टॉक है, चाहे रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड या फिनिश्ड गुड्स और कैपिटल गुड्स, उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। कंडीशन एक और है कि भाई जो भी आपने स्टॉक जिसके ऊपर आप आईटीसी क्लेम कर रहे हैं उसका इनवॉइस आपके पास होना चाहिए, और वो जो इनवॉइस है वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि वो कैपिटल गुड्स या फिर वो जो स्टॉक है वो आपने 1 साल पहले ही खरीदा हो। 1 साल कब से काउंट होगा? कंपोजिशन स्कीम का जो आखिरी दिन है। अब बात करते हैं क्लॉज डी की। ये बात करता है कि अगर कोई पर्सन व्हेन एग्जेम्प्ट सप्लाई थी, यानी कि कोई गुड्स है, सर्विसेज है, वो एग्जेम्प्ट सप्लाई की कैटेगरी में था। क्या होती है एग्जेम्प्ट सप्लाई? ये भी अपने पुराने लेक्चर्स में कवर किया था। जो भी निल रेटेड सप्लाईज होती हैं, जो भी नॉन टैक्सेबल सप्लाई होती है, और ऐसी सप्लाई जिसे गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट नोटिफाई किया। याद रखिएगा, जीरो रेटेड को एग्जेम्प्ट के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। जीरो रेटेड और एग्जेम्प्ट सप्लाई में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो एग्जेम्प्ट सप्लाई में हम इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं करते थे। वेयर एन एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिकम्स टैक्सेबल, या तो गवर्नमेंट ने जो उसका 0% निल रेट था उसका रेट बढ़ा दिया, या फिर नॉन टैक्सेबल सप्लाई अब टैक्सेबल हो गई। तो अगर कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई बन जाती है तो वहाँ पर भी हम इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं, चाहे वो हमारा स्टॉक के ऊपर हो, सेमी फिनिश्ड गुड्स हो, फिनिश्ड गुड्स के ऊपर हो, या कैपिटल गुड्स के ऊपर हो। तो कैपिटल गुड्स के ऊपर हम इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करेंगे क्लॉज सी, यानी कि जब कंपोजिशन से रेगुलर स्कीम में आते हैं, या फिर क्लॉज डी जहां पर एग्जेम्प्ट सप्लाई टैक्सेबल बन जाती है। और किस डेट को? ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट फ्रॉम सच सप्लाई बिकम्स टैक्सेबल, यानी कि जिस दिन वो सप्लाई एग्जेम्प्ट थी उसका आखिरी दिन, जिस दिन वो टैक्सेबल बन गई, तो टैक्सेबल बनने से एक दिन पहले जितना भी स्टॉक था, और कंडीशन सेम है कि ये जो भी स्टॉक हो, जो भी आपके पास कैपिटल गुड्स हो, इसका इनवॉइस आपके पास होना चाहिए। कैपिटल गुड्स को हम एडजस्ट करेंगे, और ये इनवॉइस 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है 18 सबसेक्शन 2 में। मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया था। पर्सन shall not be entitled to take input tax credit in respect of any supply of goods or services or both after the expiry of 1 year from the date of issue of tax invoice relating to such supply। अब हम रूल देख लेते हैं कि भाई सेक्शन 18(1) ABCD, अगर इसके अंदर हमें आईटीसी क्लेम करना है तो हमें कौन सा रूल फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम रूल 40 को फॉलो करते हैं तभी हम इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 के अंदर। फर्स्ट कंडीशन ये है कि हमें एक फॉर्म फाइल करना है। कौन सा फॉर्म है? फॉर्म ITC 01। कितने दिन के अंदर हमें फॉर्म फाइल करना है? तो 30 डेज के अंदर हमें ये फॉर्म फाइल करना है। कैसे फाइल करना है अभी इस रूल को समझने के बाद हम देखेंगे। दूसरी चीज ये है कि भाई अगर आप कैपिटल गुड्स पे आईटीसी क्लेम कर रहे हैं तो कैपिटल गुड्स पे आईटीसी कब मिलता है? जब पर्सन कंपोजिशन से रेगुलर स्कीम में जाता है, ये एग्जेम्प्ट सप्लाई टैक्सेबल बन जाती है। तो ऐसे में आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब वो एडजस्टमेंट क्या होगी, कैसे होगी, एग्जाम्पल के हिसाब से समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। मान लेते हैं कि 18(1)C यानी कि कोई पर्सन कंपोजिशन स्कीम में है और अब वो कन्वर्ट हो रहा है रेगुलर स्कीम में। तो रेगुलर स्कीम में मान लेते हैं कि वो 1 जुलाई को कन्वर्ट हुआ है। तो 1 जुलाई से रूल क्या कहता, सेक्शन क्या कहता है 18(1)C, 1 जुलाई से एक दिन पहले कौन सी डेट होगी? 30 जून होगी। तो 30 जून को आपके पास जितना भी स्टॉक है, कैपिटल गुड्स है, उसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि भाई हमारे पास कैपिटल गुड्स के नाम पे कंप्यूटर है, और कंडीशन ये भी थी 18 सबसेक्शन 2 में कि जो भी स्टॉक या कैपिटल गुड्स होगा वो पिछले 1 साल के अंदर ही परचेज होना चाहिए। तो मान लेते हैं ये हमने परचेज किया था 1 फरवरी को, और 30 जून को हमारा हो जाती है आईटीसी क्लेम करने की स्टॉक वाली डेट, को कट ऑफ डेट हो गई है। अब रूल क्या कहता है कि भाई कंपोजिशन स्कीम में आपको आईटीसी तो मिलता नहीं है। आपको आईटीसी कब मिलता है? जब आप रेगुलर स्कीम में कन्वर्ट होते हैं। तो 1 फरवरी से 30 जून तक कितने महीने हो गए? 5 महीने हो गए।
तो इन 5 महीने हमने इस कंप्यूटर का इस्तेमाल किया है कंपोजिशन स्कीम में, तो हमें उतना आईटीसी डिसअलाउ हो जाएगा। देखिए कंप्यूटर में हमने जब परचेज किया था 1 फरवरी को, मान लेते हैं हमने इनपुट टैक्स पे किया था कंप्यूटर पे, हमने लेट से 10,000 रुपये का इनपुट टैक्स पे किया था। उस टाइम तो हमने आईटीसी क्लेम नहीं किया था, आईटीसी हम क्लेम अब करेंगे। तो 30 जून को हम कितना आईटीसी क्लेम कर सकते हैं? तो देखिए इसके लिए रूल ये होगा कि भाई 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ वैल्यू हम रिड्यूस कर देंगे, पार्ट देयर ऑफ इतनी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। एग्जांपल से समझते हैं, तो कितने महीने हमने इसे इस्तेमाल किया कंपोजिशन स्कीम में? तो हमने 5 महीने इस्तेमाल किया, तो 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, तो 3 महीने हो गया 1 क्वार्टर, और 1 क्वार्टर के बाद आपने 2 महीने से और इस्तेमाल किया है, तो दूसरे क्वार्टर का भी कुछ हिस्सा आ गया। पार्ट देयर ऑफ में हम उसका भी 5% ले लेंगे, तो यानी कि 1 क्वार्टर प्लस 2 महीने, यानी कि 1 क्वार्टर का 5%, 2 महीना पार्ट देयर ऑफ को भी हम 5% मान लेंगे। तो 5% प्लस 5% इज इक्वल टू 10%, तो 10,000 का 10% आईटीसी डिसअलाउ हो जाएगा। तो 10,000 का टोटल आईटीसी था, 10% डिसअलाउ हो गया, बचा ये 1000 हुआ। अब बचा कितना? 9000 बचा, तो 9000 आईटीसी हम क्लेम करेंगे, 1000 का बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। और ये जो रूल है 5% वाला, ये सिर्फ कैपिटल गुड्स के केस में, बाकी गुड्स के केस में जितना भी आईटीसी होगा, जो भी आपने इनपुट टैक्स पे किया था, पूरा का पूरा 100% क्लेम कर सकते हैं। कैपिटल गुड्स में वैल्यू कम हो जाएगी। तो अगर ये 5 मंथ की जगह 4 मंथ होता तो हम क्या करते? तो भी रूल यही है कि भाई 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, तो भी हम यहाँ पर 10% लेते। अगर मान लेते हैं कि हमने 29 जून को ये परचेज किया था और 30 जून आखिरी दिन थी कंपोजिशन स्कीम का, और 1 जुलाई को हम कन्वर्ट हो गए थे, यानी कि हमने सिर्फ 1 दिन इसे कंपोजिशन स्कीम में इस्तेमाल किया था, तो भी हम 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, अगर पार्ट देयर ऑफ भी 1 दिन भी आपने इस्तेमाल किया है एक्स्ट्रा, तो उसे भी हम काउंट करेंगे, और तब भी 5% इसकी वैल्यू कम हो जाती। तो 10,000 का 5% हो जाता 500 रुपये, तो 500 रुपये वैल्यू रिड्यूस हो जाती, बचती वैल्यू 9,500, इतना आईटीसी हम क्लेम कर सकते थे। तो ये कंडीशन हमें ध्यान में रखनी है जब हम कैपिटल गुड्स के ऊपर आईटीसी क्लेम करेंगे। अगली कंडीशन जो हमें ध्यान में रखनी है, अगर हमारा टोटल आईटीसी का मतलब सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और सेस जितना भी हम क्लेम कर रहे हैं, अगर ये 2 लाख से ज़्यादा हो जाता है, अगर ये टोटल अमाउंट 2 लाख से ज़्यादा हो जाता है, ऐसे में हमें एक डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा, और ये डिक्लेरेशन अपलोड करनी पड़ेगी आईटीसी 01 फाइल करते वक्त। ये डिक्लेरेशन सर्टिफाई कौन करेगा? चार्टेड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट जो कि प्रैक्टिस में होंगे, उनकी तरफ से डिक्लेरेशन सर्टिफाई की जाएगी कि भाई जो भी आईटीसी का कैलकुलेशन है वो सही है। लेकिन किस केस में? जब टोटल आईटीसी 2 लाख से ज़्यादा है, अगर कम है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। और अगली कंडीशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, देखिए अगर मैं क्लॉज ए या बी वाला एग्जाम्पल लूँ, तो हमने जब अनरजिस्टर्ड पर्सन थे, ये हमारी यूआरडी परचेज थी, और हमने जब रजिस्ट्रेशन लिया तो फिर हम उसको आईटीसी 01 के अंदर क्लेम कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा सप्लायर होगा उसने तो भाई इसे B2C सप्लाई शो किया होगा अपनी रिटर्न में, अगर उसने रिटर्न फाइल कर दी है। अगर उसने GSTR 1 फाइल नहीं करी है तो वो रिवाइज्ड इनवॉइस इशू करेगा और GSTR 1 में B2B सप्लाई के अंदर इसे शो करेगा। अगर GSTR 1 फाइल कर दी है, इफ इट इज फाइल्ड, और अगर नॉट फाइल्ड करी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक रिवाइज इनवॉइस बना देगा। अगर GSTR 1 फाइल कर दी है तो हमें इस GSTR 1 को अमेंड करना पड़ेगा। और हमें कैसे पता चलेगा कि भाई सप्लायर ने GSTR 1 फाइल करी है कि नहीं करी है? तो वो हमें पता चलता है GSTR 02A, जब जो बायर होगा, जब हम GST के अंदर रजिस्टर होंगे, 2A के अंदर हम चेक कर सकते हैं कि सप्लायर ने वो इनवॉइस डाला है कि नहीं है। तो हमें आईटीसी तभी मिलेगा जब 2A के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। अगर सप्लायर ने उसको नहीं डाला है, अभी तक GSTR 1 फाइल नहीं करी है, तो हमें कहना पड़ेगा उसे कि भाई आप रिवाइज्ड इनवॉइस इशू करो, इसे B2B सप्लाई
शो करो और आप अपनी GSTR1 फाइल करो। अगर ऑलरेडी GSTR1 फाइल हो चुकी है तो सप्लायर अगर अमेंड करता है तभी हम इसको क्लेम कर पाएंगे। अमेंड कैसे करना है, जब रिटर्न वाले सेक्शन में आएंगे तब हम इसको कवर करेंगे। अब देखते हैं कि हम ITC 01 को कैसे फाइल कर सकते हैं। ITC फॉर्म्स फाइल करने के लिए सबसे पहले GST की वेबसाइट में लॉगिन करना है। सर्विसेज के सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर रिटर्न्स का टैब होगा और यहाँ हमें मिलेगा ITC फॉर्म्स। ITC से रिलेटेड जो भी फॉर्म्स है यहाँ पर आ जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम ITC 01, 02, 02A, 03 फाइल करना सीखेंगे और जो 04 है वो जॉब वर्क से रिलेटेड है। तो जब जॉब वर्कर की बात आएगी उसकी क्लास हम कवर करेंगे, उस समय हम इसको कवर कर लेंगे। तो आज हम 4 ITC फॉर्म्स की फाइलिंग देखेंगे। ITC 01 को हम ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा। तो प्रिपेयर ऑनलाइन पर सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ये बताना होगा कि हम कौन से सेक्शन के अंदर ITC क्लेम कर रहे हैं। तो ITC 01 क्लॉज A, B, C, D 4 ही सिचुएशन है जहां पर हम ITC 01 फाइल कर सकते हैं। अगर आपका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हुआ था तो यहाँ पर क्लॉज A अपीयर होगा, वॉलेंट्री था तो क्लॉज B अपीयर होगा। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में थे और रेगुलर में कन्वर्ट हुए तो क्लॉज C अपीयर होगा और D तो आएगा ही अगर कोई एग्जाम्प्ट सप्लाई है, टैक्सेबल हो गई। तो मैं 18(1)D के एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ कि आपको किस तरीके से फाइल करना है। आपको अपना सूटेबल सेक्शन सिलेक्ट कर लेना है। अब हमें ये बताना है डेट ऑन विच गुड्स और सर्विसेज बिकम्स टैक्सेबल, किस दिन वो टैक्सेबल हो गए। अगर आप मान लेते हैं क्लॉज ए सिलेक्ट करते तो आपको ये बताना पड़ता डेट ऑफ लाइबिलिटी क्या होती। जिस दिन आपका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी अराइज हुई आपको वो डेट बतानी पड़ती, क्योंकि उससे एक दिन पहले वाले डेट का ही हम स्टॉक लेंगे। अगर वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन है तो डेट ऑफ ग्रांट, अगर कंपोजिशन से रेगुलर स्कीम में आए तो जिस दिन आप रेगुलर में आए, तो ये डिटेल्स आपको यहाँ पर बतानी पड़ेगी। अब जितने भी आपके पास इनवॉइसेज हैं, इनवॉइसेज होना ज़रूरी है। अगर आपके पास इनवॉइस नहीं है तो आप क्लेम नहीं कर सकते ITC 01 के अंदर जो भी आपका पेंडिंग ITC है। तो सप्लायर का हमें GST नंबर मेंशन करना है, उसका नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इनवॉइस नंबर डालना है और हर एक इनवॉइस की डिटेल यहाँ पर डालनी है। अगर आपके टोटल इनवॉइसेस 1500 से ज़्यादा है, 1500 से ज़्यादा है, तो आपको ऑफलाइन यूटिलिटी के जरिए ही आप फाइल कर सकते हैं, ऑनलाइन फाइल नहीं कर पाएंगे। ऑफलाइन आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा डाटा और फिर अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन मेरी जो आपको सजेशन ये रहेगा कि अगर आपके थोड़े कम इनवॉइस हैं, 5-10 इनवॉइस हैं, तो ही आप ऑनलाइन प्रिपेयर करें। अगर आपके 20, 40, 50 इनवॉइस हैं उससे ज़्यादा हैं तो आप ऑफलाइन यूटिलिटी के ज़रिए ही फाइल करें, क्योंकि उसमें आपका टाइम सेव होगा और सारा डाटा एक साथ प्रोसेस होगा। अगर आप एक एक करके ऐड करोगे तो इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है। तो ठीक है, ये डिटेल्स आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। गुड्स टाइप आपको सिलेक्ट करना है। क्लॉज A और B में कैपिटल गुड्स का ऑप्शन नहीं आएगा, तो कैपिटल गुड्स आप सिलेक्ट करोगे या जो भी आप सिलेक्ट करोगे उसका डिस्क्रिप्शन बताना पड़ेगा। हमने कैपिटल गुड्स सिलेक्ट किया तो कैपिटल गुड्स क्या है, जैसे हमारे केस में कंप्यूटर था तो हम यहाँ पर कंप्यूटर सिलेक्ट करेंगे। क्वांटिटीज और बाकी वैल्यू आप डाल देंगे। देखिए एडजस्टेड बाय डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, ये वो अगर आपने अपना सामान रिफंड किया था या फिर कोई सामान रिटर्न किया था या फिर आपने उसी इनवॉइस पे कुछ सामान ज़्यादा मंगवाया था, तो जो भी आपका इस तरीके का एडजस्टमेंट हुआ था तो वो आप कंसीडर करके करेंगे क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को। अगर आपके केस में क्रेडिट नोट या डेबिट नोट नहीं था तो जो भी इनवॉइस के ऊपर वैल्यू है आप वो अमाउंट यहाँ पर एंटर कर देंगे। कितना ITC आप क्लेम कर रहे हैं, कैपिटल गुड्स के केस में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा एज पर रूल 40 और यहाँ पर आप ऐड कर देंगे और इनवॉइसेस इस तरीके से आप 1 बाय 1 यहाँ पर डाल देंगे, सेव कर देंगे। अगर आपका टोटल इनवॉइस 2 लाख से ज़्यादा होगा तो आपको ये बोलेगा कि आपको डिक्लेरेशन फाइल करनी है, अदरवाइज आप OTP या डिजिटल सिग्नेचर के जरिए फाइल कर सकते हैं। अब देखते हैं ऑफलाइन यूटिलिटी में किस तरीके से करना है। तो ऑफलाइन यूटिलिटी के लिए आपको डाउनलोड्स के सेक्शन में जाना है, ऑफलाइन टूल्स, और यहाँ आपको ITC 01 की यूटिलिटी मिल जाएगी और ITC 03 के दोनों आप डाउनलोड कर लीजिए। तो डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर हमें एक एक्सेल फाइल मिलेगी, उसे ओपन करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर अपना GST नंबर डालना पड़ेगा और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर आपका ऑफिस है, यूनिट स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है तो ही यस करना है, अदरवाइज इसे नो ही रखना है। तो सेम जैसे वहाँ पर हमने सेक्शन सिलेक्ट किया था, यहाँ पर भी हमें कौन से सेक्शन के अंदर हम क्लेम अप्लाई कर रहे हैं वो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं 18(1)A के अंदर कर रहे हैं, तो 18(1)A वाली ये जो शीट है यहाँ पर हमें इनवॉइस डालने पड़ेंगे, सप्लायर का GST नंबर, इनवॉइस नंबर, डेट, गुड्स की कैटेगरी,
यहाँ पर कैपिटल गुड्स नहीं आएगा क्योंकि हमने 18(1)A सिलेक्ट किया है। इस तरीके से आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स डाल देनी है जो हमने पहले ऑनलाइन देखी थी, और फिर आपको वैलिडेट शीट करना है। इन केस अगर कोई एरर होता है तो वो यहाँ पर शो कर जाएगा, आप उस एरर को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको वापस से इंपोर्ट एक्सपोर्ट फाइल में आना है और आपने एक बार सारी डिटेल्स ये डाल दी है। उसके बाद आपको जनरेट JSON फाइल करना है और ये फाइल सेव हो आप अपने कर देंगे, और सेव करने के बाद फिर ऑनलाइन प्रिपेयर ऑफलाइन के अंदर जाके आप इसे अपलोड कर सकते हैं, और फिर आपका जो भी इनवॉइस का डाटा है वो ऑटोमेटिकली वहां पर आ जाएगा। फिर डिजिटल सिग्नेचर या OTP के जरिए आप इसे फाइल कर पाएंगे। अब आते हैं सेक्शन 18 सबसेक्शन 3 के बारे में। ये बात करता है व्हेन देयर इज अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए रजिस्टर्ड पर्सन। उसके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो रहा है, इसका मतलब कि बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है। अगर कोई प्रोपराइटर था, वो मान लेते हैं पार्टनरशिप फर्म ने उसको टेक ओवर कर लिया, या फिर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी वो फिर LLP में कन्वर्ट हो गई, इस तरीके का कोई भी कन्वर्जन हो रहा है या फिर कोई बिजनेस का टेक ओवर हो रहा है, तो उस केस में हम किस तरीके से ITC क्लेम कर सकते हैं। तो व्हेन देयर इज अ चेंज इन द कंस्ट्रक्ट, चेंज किसी भी वजह से हो सकता है कि हमने बिजनेस को बेच दिया या बिजनेस मर्ज हो गया, यानी कि दो बिजनेस हैं, दोनों बिजनेस बंद हो गए और वो मिलके एक थर्ड बिजनेस दोनों के पार्टनरशिप के थ्रू बन गया, तो उसे हम कहेंगे मर्जर। या फिर डीमर्ज हो गया कि जहां पर एक बिजनेस था और उसको टूट के 2 या 3 या जितने भी बिजनेस बन गए। तो इसी तरीके से अलग अलग तरीके से बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो सकता है। अब इसमें एक क्वेरी ये आती है कि भाई अगर कोई प्रोपराइटर है और प्रोपराइटर की डेथ हो जाती है, क्योंकि प्रोपराइटर तो सिंगल ओनर होता है, उसमें कोई पार्टनर तो होता नहीं, अगर प्रोपराइटर की डेथ हो जाती है तो क्या हम उसे भी ट्रांसफर मानेंगे? तो हाँ, उसे भी ट्रांसफर मानेंगे। इस पर एक सर्कुलर भी रिलीज किया गया CBIC की तरफ से, जिसमें कहा गया कि भाई अगर कोई प्रोपराइटर जिसकी डेथ हो जाती है तो उसका बिजनेस कौन टेक ओवर करेगा? जो भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। अगर कोई विल बनाई है तो विल के हिसाब से, अगर वो हिंदू है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से, या फिर इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से, तो जिस भी तरीके से उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट होगा उसके नाम पे वो बिजनेस ट्रांसफर होगा। तो ऐसे में उसे भी हम ट्रांसफर मानेंगे, और उस केस में भी जो प्रोपराइटर जिसकी डेथ हो गई है तो उसके नाम पे जो बिजनेस का उसका जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अनयूटिलाइज्ड था वो नए बिजनेस में ट्रांसफर हो जाएगा। तो जब भी हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ बिजनेस की, तो ट्रांसफर ऑफ बिजनेस का मतलब ये नहीं होता कि हमने सिर्फ एसेट दे दी। जब हम ट्रांसफर ऑफ बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस में लायबिलिटीज भी होती हैं, तो हमें सिर्फ एसेट नहीं, जब हम लायबिलिटीज भी ट्रांसफर करेंगे तभी हम सेक्शन 18 सबसेक्शन 3 के अंदर अनयूटिलाइज्ड जो ITC होगा ट्रांसफरर का, ट्रांसफरर वो पर्सन होता है जो बिजनेस ट्रांसफर कर रहा है, और ट्रांसफरी वो पर्सन होता है जिसको बिजनेस ट्रांसफर किया जा रहा है। तो ट्रांसफरर का जितना भी अनयूटिलाइज्ड ITC होगा वो नई जो फर्म होगी, कंपनी होगी जो कि ट्रांसफरी होगी, उसको मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? तो उसे क्लेम किया जाएगा एज पर रूल 41। हमें कुछ कंडीशंस यहाँ पर पूरी करनी होगी। नंबर 1 कंडीशन ये है कि भाई जो भी हम अनयूटिलाइज्ड ITC ट्रांसफर करेंगे तो उसके लिए हमें फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा? ITC 02। अब इस फॉर्म की कोई डेडलाइन एक्ट में नहीं दे रखी है कोई, जैसे हमने ITC 01 की डेडलाइन देखी थी 30 डेज के अंदर फाइल करना है। ITC 02 की कोई डेडलाइन नहीं है, तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि हमने पहले जो सेक्शन 16(4) के अंदर डेडलाइन देखी थी वही हमारी ITC क्लेम करने की यहाँ पर भी डेडलाइन होगी। अभी इसके ऊपर अगर आगे कोई केस लॉ आएगा या कोई सर्कुलर आएगा तो वो हम लाइव क्लास में डिस्कस करके सॉल्व करेंगे। सेकंड कंडीशन यहाँ पर ये है कि भाई जब भी बिजनेस ट्रांसफर होगा तो हमें ये मेक श्योर करना है कि वहां पर ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज भी होनी चाहिए। अब ये कैसे मेक श्योर करेंगे? तो इसके लिए हमें एक सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, जो कि कौन देगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट जो कि प्रैक्टिस में होंगे, वो ये सर्टिफाई करेंगे कि भाई ये जो बिजनेस ट्रांसफर हुआ है इन्होंने लायबिलिटीज को भी ट्रांसफर किया है। थर्ड कंडीशन जो हमें पूरी करनी है, अगर डीमर्जर का केस है, जैसे हमने डीमर्जर भी अभी डिस्कस किया था कि अगर कोई एक बिजनेस है
और वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, यानी कि ये जो बिजनेस है ये क्लोज हो गया और दो नए बिजनेस इसमें बट गए। तो मान लेते हैं बिजनेस ए और बिजनेस बी में ये बट गया। तो ऐसे में हम आईटीसी जो ये मेन बिजनेस था, जो डीमर्ज एंटिटी थी, इसका कैसे ट्रांसफर करेंगे, कितना आईटीसी हम ए को करेंगे, कितना बी को करेंगे। तो इट विल बी ट्रांसफर्ड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स के बेस पे ये ट्रांसफर होगा कि भाई जो ये नई कंपनी है ए और दूसरी कंपनी है बी, किसको कितनी एसेट मिली है उस प्रोपोर्शन में हम इसको डिवाइड करेंगे। और जब हम बात करेंगे एसेट की, तो डज नॉट मैटर वो एसेट टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल है, जितनी भी एसेट्स होंगी, टोटल एसेट्स आप देखेंगे तो मान लेते हैं टोटल एसेट्स जितनी भी ए को एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो क्लैरिफाई अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा। मान लेते हैं जो ए है इसको टैक्सेबल एसेट्स 10 लाख की मिली है और जो नॉन टैक्सेबल यानी कि एग्जेम्प्ट है, मान लेते हैं लैंड है, बिल्डिंग है, वो 20 लाख की एसेट्स मिली है। वही दूसरी जो कंपनी है जो कि कंपनी नंबर बी है, उसकी जो टैक्सेबल एसेट्स उसको मिली है, मान लेते हैं वो सिर्फ 1 लाख रुपए की है, और जो नॉन टैक्सेबल एसेट्स उसको मिली है मान लेते हैं वो 99 लाख की है। तो इसकी बी की टोटल कितनी एसेट्स उसको मिली है, वो 1 करोड़ की मिली है, और जो कंपनी है उसको टोटल एसेट कितनी मिली, 30 लाख की मिली। हालांकि टैक्सेबल एसेट्स सबसे ज़्यादा एक ही हैं, लेकिन फिर भी हम टोटल एसेट्स का प्रोपोर्शन देखेंगे, यानी कि 100 लाख और 30 लाख, तो 30:100 इस रेशो में हम डिवाइड कर देंगे जो भी अनयूटिलाइज्ड आईटीसी होगा। तो यानी कि इसका 30/100 ए को मिलेगा और बाकी बी को मिलेगा। अब वहीं पर सिमिलर, जैसे हमने डीमर्जर की बात करी, इसी से रिलेटेड एक रूल और है, वह है रूल 41A। रूल 41A क्या कहता है, रूल 41A ये कहता है कि भाई अगर एक ही पर्सन है जिसका सेम पैन नंबर पर, पैन नंबर सेम है, उस पर एक बिजनेस रजिस्टर्ड है, मान लेते हैं पर्टिकुलर स्टेट में उसका बिजनेस रजिस्टर्ड है। अब अगर ये अपनी अलग अलग ब्रांचेज ओपन करता है अलग अलग स्टेट में और उनका सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेता है, तो डिस्टिंक्ट पर्सन हो गया। अगर इस जो कि ये मेन सबसे पहले वाला बिजनेस था जो कि रजिस्टर्ड था, इसका कुछ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी है और ये चाहता है कि भाई अब क्योंकि नए बिजनेस हुए हैं तो इनकी टैक्स लायबिलिटी अराइज होगी, तो यहाँ पर वो टैक्स पे नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि इसका जो आईटीसी यूटिलाइज नहीं हो रहा है वो इन बिजनेस को ट्रांसफर कर दें। तो ये भी वैल्यू ऑफ एसेट्स के बेसिस पर ट्रांसफर किया जाएगा, अलग अलग ब्रांचेज में देखा जाएगा। और एसेट्स में जैसे मैंने बोला टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल सारी एसेट्स का प्रोपोर्शन देखा जाएगा, किस ब्रांच को कितनी एसेट्स मिली है उस प्रोपोर्शन में इस आईटीसी को डिवाइड कर दिया जाएगा। और इसके लिए कौन सा फॉर्म फाइल करना है, तो उसके लिए है फॉर्म आईटीसी 2A, यानी कि 02A, आईटीसी 02A हमें ये फॉर्म फाइल करना है। अब देखते हैं आईटीसी 02 और 02A किस तरीके से फाइल करना है। इसे आप ऑफलाइन फाइल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर इनवॉइस वाइज डिटेल नहीं जाती, तो ये तो ऑनलाइन ही होगा। तो आपको प्रिपेयर ऑनलाइन पर सिलेक्ट करना है। ट्रांसफरर को ट्रांसफरी का जीएसटी नंबर यहाँ मेंशन करना पड़ेगा और उसका जितना भी आईटीसी अभी अनयूटिलाइज्ड है वो यहाँ पर अपीयर हो जाएगा, और कितना आईटीसी वो ट्रांसफर कर रहा है वो यहाँ पर मैन्युअली डालना पड़ेगा। साथ ही हमने डिस्कस किया था कि इस केस में हमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट की तरफ से सर्टिफिकेट फाइल करना पड़ेगा कि भाई ये जो बिजनेस ट्रांसफर हुआ है इसमें ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज भी हुई है। उसे अपलोड करने के बाद हम डिजिटल सिग्नेचर या एवीसी के जरिए इसे फाइल कर सकते हैं। उसी तरीके से हमें 02A फाइल करना है। अच्छा, एक चीज और कि ट्रांसफरर ने तो आईटीसी 02 फाइल कर दिया, अब जो ट्रांसफरी होगा उसको क्या करना है, वो अपने लॉगिन करेगा, सर्विसेज के सेक्शन में जाएगा, रिटर्न्स में जाएगा, तो यहाँ पर अपीयर होगा उसके सेक्शन में कि आईटीसी 02 पेंडिंग फॉर एक्शन, और ट्रांसफरी यहाँ पर जाएगा, जो भी ट्रांसफर ने 02 के अंदर डिटेल डाली होगी वो पेंडिंग फॉर एक्शन में ट्रांसफरी उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा। अगर एक्सेप्ट करेगा तो वो आईटीसी ट्रांसफरी को ट्रांसफर हो जाएगा, रिजेक्ट करेगा तो नहीं होगा। आईटीसी 02 की कोई डेडलाइन नहीं दे रखी है। अब आईटीसी 02A देखते हैं।
तो इसमें भी हमें ट्रांसफर आईटीसी में सिलेक्ट करना है, कब फाइल करना होता है, अगर एक ही पर्सन जिसका सेम पेन नंबर है, उसी के मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है अलग अलग स्टेट में, और उन पे वो आईटीसी ट्रांसफर कर रहा है, इट विल बी ट्रांसफर्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स जो कि ट्रांसफर हुई है। तो सिमिलरली जैसे 02 फाइल किया था वैसे ही यहाँ पर भी फाइल कर देना, और यहाँ पर कोई डिक्लेरेशन फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे 2 था वैसे ही 2 है, सिर्फ यहाँ पर डिक्लेरेशन हट जाएगी और इसे भी हम आसानी से फाइल कर सकते हैं। और जिस बिजनेस को हमने ट्रांसफर किया है वो अपना जब 2A में जाएगा तो टेक एक्शन के अंदर जो ट्रांसफर ही होगा वो उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। आप देखते हैं सेक्शन 18 सबसेक्शन 4। अभी तक हम आईटीसी क्लेम करने की बात कर रहे थे, लेकिन ये सेक्शन बात करता है आईटीसी रिवर्स करने की, ये रिवर्सल की बात करता है। हमने 18(1)(c) में देखा था अगर कोई पर्सन कंपोजिशन में है और रेगुलर में आ जाता है तो रेगुलर में आने पे वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। लेकिन अगर उसका अपोजिट हो जाए कि वो रेगुलर में था और अब वो चला गया है कंपोजिशन स्कीम में, अगर वो कंपोजिशन स्कीम में चला जाता है तो जो उसका पहले वाला स्टॉक था अब वो कंपोजिशन में आ गया है, पहले उसने आईटीसी क्लेम कर लिया था तो अब उसे आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। या फिर अगर कोई सप्लाई पहले टैक्सेबल हुआ करती थी और अब बन गई है एग्जेम्प्ट, और जब एग्जेम्प्ट हो गई है तो जो हमने गुड्स पर आईटीसी क्लेम किया था वो हमें रिवर्स करना पड़ेगा। तो चाहे हमारे पास स्टॉक हो, चाहे हमारे पास फिनिश्ड या सेमी फिनिश्ड गुड्स है या फिर कैपिटल गुड्स हैं, उनके ऊपर जो आईटीसी है वो हमें रिवर्स करना पड़ेगा। और थर्ड केस ये हो सकता है जो कि है सेक्शन 29 सबसेक्शन 5 का। अगर कोई पर्सन जीएसटी के अंदर रजिस्टर और उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है कैंसिल, तो कैंसिलेशन के दिन मतलब जिस दिन कैंसिलेशन हुआ है उससे एक दिन पहले उसके बाद जो भी स्टॉक था, जितना भी उसने आईटीसी क्लेम किया था, तो वो उसे रिवर्स करना पड़ेगा। तो वो सेक्शन 29(5) के अंदर रिवर्स होता है। अच्छा, अगर हमारा केस 18(4) के अंदर फॉल करता है तो हमें आईटीसी 03 फाइल करना है। जो भी रिवर्स करेंगे हम आईटीसी वो हमारा टैक्स लायबिलिटी बन जाएगा। और सेक्शन 29(5) के अंदर अगर कैंसिलेशन वाला केस है तो वहाँ पर हमें जीएसटीआर 10, ये जीएसटीआर 10 रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। जब हम रिटर्न फाइलिंग के टॉपिक में आएंगे तो इसको कवर करेंगे। आज हम आईटीसी 03 की फाइलिंग देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ती है। क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ती है? जो भी आपने कैपिटल गुड्स है उसका आपने आईटीसी क्लेम किया होगा। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। सिमिलर एग्जाम्पल लेते हैं कंप्यूटर का, राइट। तो कंप्यूटर हमने खरीदा था 1 जनवरी को और हम 1 अप्रैल को कब किस में चले गए? कंपोजिशन स्कीम में चले गए। 1 अप्रैल को हम चले गए कंपोजिशन स्कीम में। तो 1 अप्रैल से पहले यानी कि 31 मार्च। अब हम क्या देखेंगे, हम ये एज्यूम करेंगे कि भाई जो भी कैपिटल गुड्स है, कोई भी कैपिटल गुड्स हो, उसकी यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स होती है। एज्यूम किया जाएगा, हालांकि उसकी यूजफुल लाइफ ज़्यादा भी हो सकती है, बट ये एज्यूम किया जाएगा कि उसकी यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स होती है। तो 1 जनवरी से हम क्योंकि हमने 1 जनवरी को परचेज किया था तो 1 जनवरी से 5 ईयर्स हम कैलकुलेट कर लेंगे जो भी डेट आएगी। फिर हम देखेंगे 31 मार्च और उस की जो यूजफुल लाइफ है, जो 5 ईयर्स के बाद जो डेट है, उसके बीच में कितना डेज, कितने मंथ्स हैं। अब एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो और अच्छे से क्लैरिफाई होगा। मान लेते हैं जब हमने कंप्यूटर परचेज किया था, इसके ऊपर 10,000 का आईटीसी था, हमने 10 का 10 क्लेम कर लिया था। अब क्या करेंगे? तो 1 जनवरी से 31 मार्च कितने महीने हो गए? 3 महीने हो गए। और हमने क्या एज्यूम करी है, यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 ईयर्स। मंथ में कन्वर्ट करें तो ये कितने मंथ हो गए? ये 60 मंथ हो गए, राइट। तो 3 मंथ तो हम इसे ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं। तो अब कितने मंथ बचे हैं? तो 60 - 3 दैट इज 57 मंथ बचे हैं। और रूल क्या कहता है? 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, हम उसकी वैल्यू कम कर देंगे। तो 57th मंथ है, इसको हम क्वार्टर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 19 क्वार्टर हो गए। तो 19 × 5 कितना आ गया? 95%। यानी कि जब हमने आईटीसी क्लेम कितना किया था? 10,000। अब हमें 95% इसका रिवर्स करना पड़ेगा इसका। तो 10,000 का 95% यानी कि 9,500
500 रुपये ये हमें ITC 03 में ITC को रिवर्स करना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करते हैं अपने क्वेश्चन में जिससे कि और अच्छे से क्लैरिफाई होगा, मान लेते हैं कि ये हमने 1 जनवरी को की बजाय 1 दिसंबर को परचेस किया होता तो क्या होता? तो 1 दिसंबर से 31 मार्च तक कितने महीने हो जाते? 3 की जगह हो जाते 4 मंथ। तो अब कितने मंथ बचते? यानी कि हमने एज्यूम क्या करी है, लाइफ कितनी है, 60 मंथ है, इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, कितने मंथ बचते? 56 मंथ बचते हैं। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 3 1 जा 3, 2 और 6 18, तो 3 8 जा 24, 2 और 0 यानी कि 18.6 मंथ ये आ रहा है। और हमारा रूल क्या है, 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। तो 18 मंथ से 18 से जैसे ही ज़्यादा होगा, 18 क्वार्टर से जैसे ही 0.1 भी ज़्यादा होगा तो हम इसे 19 क्वार्टर मान लेंगे। और 19 मान लेंगे तो 19 इंटू 5 95%, तब भी 9,500 का ITC हमें रिवर्स करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब एक कंडीशन और जो हमें फुलफिल करनी है वो ये है कि जब हम ITC 03 फाइल करेंगे तो हमारे पास जब हम जिसका भी हम ITC रिवर्स कर रहे हैं तो 2 कंडीशन हो सकती है। या तो हमारे पास जितना भी स्टॉक है उनका इनवॉइस होगा, तो इनवॉइस के हिसाब से जो भी वैल्यू है वो हम देख लेंगे टैक्स की और उसके हिसाब से हम ITC रिवर्स कर देंगे। या फिर हमारे पास इनवॉइसेस अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में क्या करेंगे, तो ऐसे में फिर हम मार्केट वैल्यू ले लेंगे। लेकिन मार्केट वैल्यू हम अपनी मर्जी से लेंगे तो फिर हम तो कम ही वैल्यू लेंगे। तो ऐसे में बोला गया जो भी आप मार्केट वैल्यू लेंगे तो आपको ये चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट जो कि प्रैक्टिस में हो उनसे सर्टिफाई करवाना पड़ेगा, तभी ये वैल्यू सही मानी जाएगी। तो अगर आपके पास इन्वॉइसेज हैं तो सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, और अगर इन्वॉइसेज नहीं है तो सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है। अब देख लेते हैं कि ITC 03 को किस तरीके से हम फाइल कर सकते हैं। एज पर रूल 44 हमें ITC 03 फाइल करना पड़ेगा अगर हम इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करते हैं। इसे भी हम ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं क्योंकि हमें इनवॉइसेस की यहाँ डिटेल्स देनी पड़ती है। तो प्रिपेयर ऑनलाइन पर सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बताना है कौन से सेक्शन के अंदर, तो सेक्शन 18(4) के अंदर हम ITC 03 फाइल कर सकते हैं। इसमें 2 केस हो सकते हैं। अगर कोई पर्सन रेगुलर स्कीम में और वो कंपोजिशन में कन्वर्ट हो गया तो उसे 60 डेज के अंदर ये फॉर्म फाइल करना पड़ता है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसके टैक्सेबल सप्लाई थी वो एग्जेम्प्ट हो गई है। तो अगर आप कंपोजिशन स्कीम वाला केस है तो आप 4A सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज एग्जेम्प्ट वाला केस है तो 4B सिलेक्ट करेंगे। बाकी डिटेल्स यहाँ पर सेम रहेगी। तो क्या डिटेल्स यहाँ पर देनी होगी, यहाँ पर कुछ टेबल है। तो पहले टेबल में आपको उन इनवॉइसेस की डिटेल देनी है जिनका इनवॉइस आपके पास है, तो इसे आप 1 बाय 1 यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। अगर आपके 500 से ज़्यादा इनवॉइस हैं तो आपको ऑफलाइन ही फाइल करना पड़ेगा, लेकिन मेरा सजेशन तो यही रहेगा अगर आपके 10 से ज़्यादा इनवॉइस हैं तो आप ऑफलाइन फाइल करें। ऑनलाइन में प्रोसेस स्लो होता है तो कई बार इनवॉइस छूट जाने का चांस रहता है। ऑफलाइन में आप सारा डाटा एक बार प्रिपेयर कर लीजिए और एक साथ उसे अपलोड कर दीजिए, तो सारा डाटा एक साथ फाइल हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर हमने पहले ITC 01 में देखा था, उसी तरीके से हमें यहाँ पर गुड्स की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है और इंडिविजुअल इनवॉइसेस वाइज उनकी डिटेल्स यहाँ पर हम डालते जाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें थोड़ा सा कि अगर ऐसे इनवॉइसेस जिनकी डिटेल हमारे पास नहीं है, अब उनके इनवॉइस हमारे पास नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे कि हमें एक डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना है रजिस्टर्ड यूजर किस टाइप का है। हमारे पास इनवॉइस की डिटेल तो है नहीं, किस इनवॉइस नंबर क्या है, डेट क्या है, तो ऐसे में हमें सप्लायर का GST नंबर सिर्फ डालना होगा और गुड्स की डिटेल डालनी होगी। अब यहाँ पर जो हम वैल्यू लेंगे वो हम मार्केट वैल्यू लेंगे, और मार्केट वैल्यू हम तभी ले पाएंगे जब हम एक डिक्लेरेशन फाइल करेंगे जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट की तरफ से सर्टिफाई होगा। और उसे ये दोनों टेबल फाइल करने के बाद
अमाउंट ऑफ आईटीसी, क्योंकि जो हम रिवर्स कर रहे हैं वो हमारा लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। तो जितना भी टैक्स पेएबल है वो इस कॉलम के अंदर शो करेगा, उसे फिर हम अपना जो पुराना आईटीसी है उसके जरिए या फिर कैश के जरिए पे कर सकते हैं, ऑनलाइन चालान बना के या चालान ऑफलाइन बना के। पेमेंट किस तरीके से होती है वो आगे रिटर्न फाइलिंग वाले सेक्शन में देखेंगे। अब देखते हैं आईटीसी 03 को ऑफलाइन कैसे फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हमें जीएसटी नंबर डालना है, सेक्शन सिलेक्ट करना है कि 18(4)A या 4B के अंदर, और अगर सेक्शन 29(5) है तो हमने देखा ही है कि उसमें GSTR 10 के हिसाब से फाइल होगा। तो 4A है अगर कोई पर्सन कंपोजिशन वाला है, और 4B है अगर कोई पर्सन एग्जेम्पशन वाला केस है। तो ऐसे में हमें डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन फाइल, जो भी हमने कंपोजिशन स्कीम को चूज करने की डिटेल्स है, उसका ARN नंबर जनरेट हुआ होगा जब हम अप्लाई करते हैं, कंपोजिशन कैसे अप्लाई करते हैं वो भी हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। तो हमें कुछ डिटेल्स डालनी है। सबसे पहले इनवॉइस जो हमारे पास जिनकी डिटेल्स अवेलेबल है वो डालेंगे, 1 बाय 1 ऐड कर देंगे, वैलिडेट शीट कर देंगे। कुछ एरर होगा तो यहाँ पर पता लग जाएगा। जो इनवॉइसेस हमारे पास नहीं है तो वो यहाँ पर हम उनकी डिटेल्स डाल देंगे, क्योंकि इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट तो हमारे पास होगी नहीं, सप्लायर का GST नंबर हम यहाँ पर डाल देंगे और शीट वैलिडेट करेंगे। अगर कोई एरर होगा तो पता लग जाएगा। उसके बाद होम वाले सेक्शन के अंदर आना है और सबसे नीचे आप आएंगे तो आपको गेट समरी करना है। मेक श्योर कर लें कि जो भी आपने डिटेल्स डाली है वो सारी यहाँ पर अपीयर हो जाए और ग्रैंड टोटल के अंदर वो अमाउंट आ जाएगा जितना आप आईटीसी रिवर्स कर रहे हैं। उसके बाद हमें जनरेट JSON फाइल करना है, जिससे कि वो फाइल आप सेव करेंगे और प्रिपेयर ऑफलाइन में जाके उसे अपलोड कर देंगे। तो ये इनवॉइस वाली डिटेल्स दोनों सेक्शन आपके वहां पर आ जाएंगे। अब टैक्स जो पे करना है और जो डिक्लेरेशन फाइल होगी वो आप ऑनलाइन ही करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी सवाल हैं या आपको लगता है कि किसी और टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी जीएसटी के तो हर टॉपिक को हम इस सीरीज के अंदर कवर करेंगे और अपने कोर्स में भी हम जीएसटी से रिलेटेड केस लॉज और बाकी आपकी जो क्वेरीज है उसको रिजॉल्व करते ही रहते हैं।